खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। राहुल गांधी ने कहा, वोट चोरी से बड़ा कोई मुल्क दुश्मन अमल नहीं। आरएसएस पर मुल्क के इदारों पर गलबा हासिल करने की कोशिश का लगाया इल्जाम। हुकूमत एसआईआर के बहाने एनआरसी को कर रही है लागू। अखिलेश यादव का बयान। लोकसभा में बहस के दौरान इंतखाबी इस्लाहात पर भी दिया गया जोर। मगरबी बंगाल में कभी भी हिरासती कैंपों की इजाजत नहीं दी जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी रियासत की सकाफत, जुबान और विरासत को कर रही है बर्बाद। राजकोट जेल में बंद अफराद आम किसान हैं, मुजरिम नहीं। केजरीवाल ने किसानों से मिलने न देने पर गुजरात हुकूमत पर आमिराना रवैये का लगाया इल्जाम। रूसी सदर पुतिन के नए दिल्ली दौरे के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप का सख्त मौक़िफ़। हिंदुस्तान को ज़रूरी दरामदात पर नए टैरिफ नाफिज करने का दिया इंतबाह। लोकसभा में एक तूफानी बहस देखने में आई जब कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने आरएसएस पर शदीद हमला करते हुए उस पर मुनज़्ज़म तरीके से हिंदुस्तान के इदारों पर गलबा हासिल करने की कोशिश का इल्जाम लगाया और कहा कि वोट चोरी से बड़ा कोई मुल्क दुश्मन अमल नहीं है। उनके इस तबसरे के बाद ऐवान में हंगामा देखा गया। That the BJP is directing and using the election commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the election commissioner is going to be? Second question, and even more devastating question, no Prime Minister has done this in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. लोकसभा में आज इंतखाबी इस्लाहात और एसआईआर पर तफसीली बहस हुई। एसआईआर पर एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने सख्त हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि यूपी में तस्दीक के लिए अब आधार कार्ड्स को कबूल नहीं किया जा रहा है। हुकूमत एसआईआर के बहाने एनआरसी को लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के अमल में उसी वक्त इस्लाहात मुमकिन है जबकि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना रोल अदा करे। तो ये जानबूझ करके जो रामपुर की घटना है बनाई गई है और प्रचार करने के लिए कि मुसलमान हैं, इनको थोड़ा डरा दो, धमका दो। ये एसआईआर नहीं है, ये एसआईआर के बहाने एनसीआर हो रहा है, एनआरसी हो रहा है। और एनआरसी इसलिए कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम डिटेंशन कैंप बना रहे हैं, इसमें घुसपैठियां हैं, हम उनको बंद करेंगे। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत नाम निकालना, एफआईआर दर्ज कराना, डिटेंशन सेंटर की बात करना, घुसपैठियों की बात करना, केवल डराने का। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे मातरम गीत पर बहस के दौरान वज़ीर आज़म मोदी की तकरीर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को साबिक वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू पर हमला करने से पहले तारीख पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपके हिब्बुल वतनी कहा थी जब बीजेपी के बाव अजदाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ हुकूमत चला रहे थे। कांग्रेस सदर ने कहा, वज़ीर आज़म मोदी ने सुभाष चंद्र बोस के हवाले से नेहरू के खत का हवाला दिया। हमेशा की तरह उन्होंने ऐवान को गुमराह किया। सही बोलता हूं मैं, झूठ बोलने की आदत आपको है। सर,
मैं वंदे मातरम से शुरू कर। वंदे वंदे वंदे। आप भी जरा बोलिए, आप तो सो गए, आप भी सो गए। सोने दो, क्योंकि जब मुल्क जागता रहेगा वो सोते रहे तो ही अच्छा रहेगा। सर ठीक है, बैठो भाई। सर, राष्ट्र गीत वंदे मातरम 150 साल के ऐतिहासिक मौके पर सदन में अपने विचार रखने का मुझे अवसर मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूं और ये गाना मैं 60 साल से गा रहा हूं, क्योंकि मैं 55 साल तो इसी में गुजारा, एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर। सो इसीलिए मुझे तो वंदे मातरम गाना पहले से ही मुझे आदत हो गई है, हम गाते रहे। तेलंगाना में चल रहे राइजिंग ग्लोबल समिट के इख्तिताम पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में विजन 2025 डॉक्यूमेंट जारी किया। इस दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने खिताब के दौरान कहा कि विजन डॉक्यूमेंट को सिर्फ एक कमरे में ही तैयार नहीं किया गया, बड़े पैमाने पर लोगों की राय ली गई। ये विजन डॉक्यूमेंट न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क की तरक्की में भी अहम रोल अदा करेगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी के जन्मदिन के मौके पर ही विजन डॉक्यूमेंट को जारी किया गया है। इस मौके पर ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा और तमाम शख्सियात मौजूद रही। मुख्तलिफ कंपनियों के सीईओ और दीगर भी शामिल रहे। తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియను శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు, శ్రీ మన్మోహన్ సింగ్ గారు మన ఆకాంక్షల్ని నెరవేర్చిన, ప్రపంచంలోనే ఉన్నతంగా అభివృద్ధి సాధించగలిగిన శక్తి సామర్థ్యాలు మనకున్న, ఆశించినంత స్థాయిలో ప్రణాళికబద్ధమైన అభివృద్ధి జరగకపోవడం వల్ల ఈనాడు ప్రజలు ఆశిస్తున్న స్వేచ్ఛ, సామాజిక న్యాయం, సమానమైన అవకాశాల కోసం ఈ ప్రాంతం ఎదురుచూస్తున్నది. అందుకే ఈనాడు 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆకాంక్ష స్వేచ్ఛను, సామాజిక న్యాయాన్ని, సమానమైన అవకాశాలను అందించాలి అని తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ని ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకురావడం జరిగింది. 2047కు ఉన్న ప్రాధాన్యత, ఈ దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చి 100 సంవత్సరాల విజయోత్సవాన్ని మనం నిర్వహించుకోబోతున్నాం. మరి रियासत तेलंगाना ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में सरमायाकारी की दुनिया में एक नई छलांग लगाते हुए ऐसे वक्त एक नई तारीख रकम की जबकि पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर जबरदस्त बहस जारी है और इस बहस के जरिए मुल्क का सियासी माहौल सरमायाकारों के लिए नासाजगार बनाया जा रहा है। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के दूसरे दिन रियासत को 1,04,350 करोड़ रुपए की खतीर सरमायाकारी हासिल हुई। तेलंगाना हुकूमत का ये एक गैर मामूली कारनामा तस्वुर किया जा रहा है। पेश इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। हुकूमत तेलंगाना ने मशमूलियाती तरक्की, समाजी इंसाफ की बेहतरीन मिसाल मुल्क के सामने पेश कर दी है। हैदराबाद में सरमायाकारी का आलमी इजलास मुनक़िद होना इस बात का सबूत है कि हुकूमत के एजेंडे में मुआशी तरक्की सर फहरिस्त है। हैदराबाद में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट ने रियासत के मुआशी अज़ाइम को उजागर किया। रियासती कायदीन 2034 तक $1 ट्रिलियन और 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत के साथ साथ सेहत की देखभाल, बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी और तेलंगाना को आलमी सतह पर पोजीशन में लाने के लिए जिद्दत तराजी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ये बताते हुए कि हुकूमत इस समिट को महज एक तकरीब नहीं बल्कि भरपूर कारोबारी मौके के तौर पर देख रही है, दिन भर लगातार मीटिंगों और बड़े मुआहिदों पर दस्तखत करते हुए नजर आए। आज होने वाले मुआहिदात डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, ज़रई तहकीक, FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, साफ तवानाई, फार्मा और हाइपर स्केल डाटा सेंटर्स जैसे वसी शोबों पर मुहित हैं। सबसे पहले गुदरिच इंडस्ट्रीज ग्रुप के साथ मुआहिदा हुआ। कंपनी ने तेलंगाना में अपनी डेयरी सलाहियत को 5 लाख लीटर यौमिया तक बढ़ाने का मंसूबा तैयार किया है, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। इसके बाद फ्रीडेट्स इंडिया ने एक बड़ा ऐलान किया। कंपनी तेलंगाना में फूड और एग्रीकल्चर का जदीद तरीन R&D सेंटर और रेयर शुगर्स की नई नस्ल की तैयारी का यूनिट कायम करेगी, जो आलमी हेल्दी फूड मार्केट्स के लिए जदीद अज्जा तैयार करेगा। कुल सरमायाकारी 2000 करोड़ रुपए होगी, जो 2 मराहिल में खर्च की जाएगी।
रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने भी इस फहरिस्त में शमूलियत इख्तियार की और 1500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ मल्टी प्रोडक्ट FMCG यूनिट कायम करने का ऐलान किया, जिसमें 1000 बराह रास्त मुलाजमतें पैदा होंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के शूबे में कीन्स टेक्नोलॉजी ने 1000 करोड़ रुपए से जायद की सरमायाकारी के मंसूबे पर दस्तखत किए। आज के सबसे बड़े आदादुशुमार डेटा सेंटर और साफ तवानाई के सेक्टर से आए। GC की इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने 9000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ जदीद डेटा सेंटर की तामीर और 2000 से जायद मुलाजमतों का ऐलान किया। RCET एनर्जी ने 2500 करोड़ रुपए 3 मराहिल में लगाने का मंसूबा पेश किया, जो 1600 से जायद मुलाजमतें पैदा करेगा। फार्मा का शोबा, जो तेलंगाना की सबसे मजबूत बुनियादों में से एक है, आज कई बड़े मंसूबों के साथ सामने आया। हेट्रो ग्रुप ने 1800 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ बड़े फार्मास्यूटिकल यूनिट्स कायम करने का मंसूबा पेश किया, जिससे 9000 से जायद मुलाजमतें पैदा होंगी। भारत बायोटेक ने 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से जदीद तहकीक और मैन्युफैक्चरिंग का मरकज़ कायम करने का इरादा जाहिर किया। सिर्फ दूसरे दिन में जो सरमायाकारी हुई है वो वाज़ेह करती है कि तेलंगाना अपने मुस्तकबिल को आला मैन्युफैक्चरिंग, जदीद टेक्नोलॉजी और आलमी मयार की तहकीक के साथ जोड़ना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकज़ पर तनकीद करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत को किसी इमदाद की ज़रूरत नहीं और वो तमाम फलाही स्कीमों को आज़ादाना तौर पर चलाना जारी रखेंगे। ममता बनर्जी ने NRC और CAA के खिलाफ अपनी मुखालफत का अयादा करते हुए ऐलान किया कि बंगाल कभी भी हिरासती कैंपों की इजाज़त नहीं देगा। डिटेंशन कैंप, आसामे डिटेंशन कैंप, उड़ीसाয় বাংলার পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলা ভাষা বললে অত্যাচার করছেন, দিল্লিতে অত্যাচার করছেন, উত্তরপ্রদেশে অত্যাচার করছেন, রাজস্থানে অত্যাচার করছেন, মধ্যপ্রদেশে অত্যাচার করছেন, আর বাংলায় এসে বাংলা ভাষা জানেন না, রাজবংশী ভাষা জানেন না, কামটা। कांग्रेस के सीनियर कायद सोनिया गांधी को दिल्ली की एक अदालत ने नोटिस जारी किया है। इल्जाम है कि उन्होंने 1983 में हिंदुस्तानी शहरियत हासिल करने से 3 साल पहले यानी 1980 में ही वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा लिया था। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक यह अमल धोखाधड़ी और दस्तावेजात में जालसाजी के जुमरे में आता है। इस मामले में वकील विकास त्रिपाठी ने रवां साल सितंबर में मजिस्ट्रेट कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सबूत नाकाफी करार देकर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। ताहम वकील ने इस फैसले को चैलेंज करते हुए रिवीजन पिटीशन दायर की, जिस पर आज समाअत करते हुए कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस भेजा है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। अब यह मामला 6 जनवरी 2026 तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम सब ने गुजरात की बीजेपी हुकूमत की आबियत का मुशाहिदा किया, क्योंकि उन्हें आज जेल में किसानों से मिलने से रोक दिया गया। केजरीवाल ने कहा कि राजकोट जेल में बंद अफराद आम किसान हैं, मुजरिम नहीं। आज आप सब लोगों ने गुजरात की बीजेपी सरकार की तानाशाही का जीता जागता उदाहरण देख लिया। आज सुबह 11 बजे मुझे गुजरात की राजकोट में जो जेल है, राजकोट की जेल में बंद किसान नेताओं से, किसानों से मिलने के लिए जाना था। मुझे उनसे मिलने के लिए नहीं जाने दिया गया। आप सोच सकते हैं कि इससे बड़ी तानाशाही और क्या हो सकती है। मैं कोई आतंकवादी हूं, मैं कोई क्रिमिनल हूं, और जो लोग जेल में बंद हैं वो लोग किसान हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, वो लोग कोई क्रिमिनल नहीं है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि कांग्रेस के अराकीन पार्लियामेंट वंदे मातरम पर बहस करने की जरूरत पर सवाल उठा रहे हैं और इसे एक सियासी हुकूमत अमली और मसाइल से ध्यान हटाने का तरीका करार दे रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि हुकूमत किसी भी मौजू पर बहस के लिए तैयार है। आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों जरूरी है और इसको एक राजनीतिक हथकंडा या तो मुद्दों पर से ध्यान भटकाने का एक हथियार मानते थे। मान्यवर मुद्दों पर चर्चा करने से कोई नहीं डरता है। संसद का बहिष्कार हम नहीं करते हैं। संसद का बहिष्कार अगर करना है, संसद का बहिष्कार न करे, संसद चलने दे तो सब मुद्दों पर चर्चा होगी। हमें कुछ डरने जैसा नहीं है, छिपाने जैसा नहीं है। कोई भी मुद्दा हो हम चर्चा करने के लिए तैयार है। पर
एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में वंदे मातरम के 150वें सालगिरह पर बहस में हिस्सा लेते हुए इस बात की निशानदही की कि मुल्क का दस्तूर मजहब की मुकम्मल आज़ादी की जमानत देता है और हिब्बुल वतनी को किसी मजहब या अलामत से जोड़ना आईनी उसूल के खिलाफ है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि शहरियों को किसी देवता की ताज़ीम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हुकूमत इस पर जबरदस्ती नहीं करेगी और वंदे मातरम गीत गाने के लिए किसी पर जबर नहीं किया जाएगा। अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे और फिर यहां पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। अगर वंदे मातरम मैडम कौमियत का मियार है तो फिर सवाल ये है कि हसरत मोहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? अगर यूसुफ मेहरली ने क्विट इंडिया साइमन गो बैक का नारा दिया तो उसकी कौमियत क्या थी? अगर हैदराबाद से मौलवी अलाउद्दीन जो मक्का मस्जिद का पहला मुजरिम है काला पानी में, और तूनेबाज खान जो मारकर लाश को लटका दिया गया था हैदराबाद में 8 दिन तक, उसकी कौमियत क्या थी? अगर इनायतुल्लाह काफी जो जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया मुरादाबाद में, जब उनको 2 दिन में फांसी की सजा दी गई और जब फांसी की सजा के वो जा रहे हैं तो इनायतुल्लाह मौलाना काफी की जबान पर क्या था? वो रसूलुल्लाह हमारे प्रॉफिट की नात पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तो उनकी कौमियत क्या थी? माल्टा की जेल में महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी 6 महीने माल्टा की जेल की ग्राउंड में पड़े रहे, उनकी कौमियत क्या थी? अल्लामा फजल खैराबादी का वो सेल काला पानी का पुकार कर से पूछ रहा है जो वहीं पर मर गए, खबर वहां पर है, बताओ मेरी कौमियत क्या थी? मैडम मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूं और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा? इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? आर्टिकल 25 से मिल रहा है। मुझे कहां से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से मिल रहा है। तो इसको जोड़ना ये बहुत ही खतरनाक होगा। और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को गए तो उन्होंने उस वतन के लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में और इजाफा कर दे, मक्के से ज्यादा कर दे। तो ये इस्लाम मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती और मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी हमेशा, क्योंकि ये अजीम कुर्बानियां यहां पर शामिल है जिन्होंने जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया। आज अगर वो वतन की मोहब्बत का दर्ज देंगे। पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात पर बहस हुई। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मनीष तिवारी की क़यादत में अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सख्त हमला किया। मनीष तिवारी ने इसकी गैर जानिबदारी पर सवाल या निशान भी खड़े किए। ऐवान से खिताब करते हुए तिवारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को SIR का कानूनी इख्तियार हासिल ही नहीं है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस बुनियादी प्रश्न के ऊपर कि चुनाव आयोग को SIR कराने का अख्तियार है कि नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अदालत में भी इसकी चर्चा नहीं हुई। ये होनी चाहिए थी। और आज मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि हर संसदीय क्षेत्र, हर असेंबली क्षेत्र जहां पे SIR हो रहा है, उसके कारण क्या है वो सदन के पटल पे रखने चाहिए। देश को ये जानने का हक है कि ये SIR किस तरह से करवाया जा रहा है। अब मैं EVMs पे आता हूं अध्यक्ष। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, लोकतंत्र एक भरोसे पे चलता है अध्यक्ष, और वो भरोसा क्या है कि जब वो 98 करोड़ लोग जाकर उस लाइन में खड़े होते हैं, 5-5, 7-7 घंटे कभी कभी धूप पे खड़े होते हैं। आप राजस्थान से आते हैं, आप जानते हैं कि कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेणुका चौधरी ने वंदे मातरम पर बहस पर तबसरा करते हुए कहा कि बीजेपी की तारीख रही है कि इस कौमी गीत से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे। क्या कर रहे हैं? वंदे मातरम कौन बोल रहे हैं? वंदे मातरम कौन जिक्र कर रहे हैं इसके बारे में? वही जो घुटना टेक कर ये विलायतियों से ये संपर्क रख के वो अपने आप को बचाने के लिए अपने बिल में घुसे हुए थे। ये सारे लोग ये कहाँ थे जब देश की आजादी चल रही थी? ये कहाँ थे? जेल में बैठकर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश का इतिहास लिखे। ये क्या जानते हैं? ये पढ़े लिखे हैं?
इनका पेपर जो लाके फर्जी डॉक्यूमेंट पे पार्लियामेंट में आ जाते और कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, रहने। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन ने वंदे मातरम के मामले पर हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि आज हमें कौमी गीत की रूह को समझना जरूरी है। ये गीत मुल्क की फितरत की तारीफ करता है। जी, हमने अपनी सब बात रखी और सभी को खुशी है कि 150 वर्ष पूरे हुए हैं, लेकिन जो चर्चा के विषय हैं, जो महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे हैं, वो और भी कहीं थे जिनको कहीं ना कहीं इस पूरे सेशन में अनदेखा किया जा रहा है। हमें मौका नहीं मिल रहा कि हम पोल्यूशन की, पर्यावरण की बात उठा सके, उसको पार्लियामेंट्री इशू नहीं बनने दिया जा रहा है। तो तमाम चीजें हैं जो जिन विषयों को हमने वंदे मातरम गीत की चर्चा के साथ भी रखा है और यही हम उम्मीद करते हैं कि देखिए, जब देश के लिए हमें गर्व की बात कोई होती है, इतने वर्ष पुराना गीत हमारे देश का है, तो हम सभी के लिए गर्व की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकसभा में पीर को इंतखाबी इस्लाहात पर जारी बहस उस वक्त गर्म हो गई जब टीएमसी के रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए एसआईआर को वोट काटने का टूल करार दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन लाखों वोट हज़फ कर देता है और बीजेपी उस पर जश्न मनाती है। A voter by reason of the transfer has been transferred. Now 2002, there is no rule. Name was not there. I have said to her, whether your father-in-law's, mother-in-law's father had expired, uncle's name is there or not. Put the name. If the election commission doesn't do it, I will see up to Supreme Court what is the power of the election commission. Nobody is above the law. No one is above the law, and final things would be said by the Supreme Court of India. कांग्रेस के साबिक सदर सोनिया गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की गई। पार्लियामेंट हाउस के सीपीपी दफ्तर में अरकान पार्लियामेंट सोनिया गांधी की सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत दीगर अरकान पार्लियामेंट मौजूद थे। कांग्रेस ने कहा कि उनकी दूरंदेश क़यादत ने न सिर्फ पार्टी की रहनुमाई की बल्कि मनरेगा और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे तारीखी हुकूक पर मबनी कवानीन के जरिए हिंदुस्तान को तब्दील किया। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA गुज़श्ता माह लाल किले के करीब कार धमाके के सिलसिले में 8वीं गिरफ्तारी कर चुकी है। NIA के एक तर्जुमान ने बताया कि दिल्ली की एक टीम ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में अहम मुलजिम डॉक्टर बिलाल नसीर उनको मिला है, गिरफ्तार किया गया। मुलजिम को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। NIA की तहकीकात के मुताबिक बिलाल ने जानबूझकर मकतूल मुलजिम उमर नबी को लॉजिस्टिक मदद फराहम करके पनाह दी थी। गोवा में नाइट क्लब आतिशज़दगी वाक़े के बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मंगल के रोज रोमियो लेन को मुनहदम कर दिया। एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि गैरकानूनी तौर पर ताबीज़शुदा ढांचों को मुनहदम कर दिया गया है। पुलिस की मौजूदगी में 2 घंटे के अंदर मिसमारी कार्रवाई की गई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वाशिंगटन में काबीना की मीटिंग के दौरान एक बार फिर हिंदुस्तान को ज़रूरी दरामदात पर नए टैरिफ नाफिज करने की वार्निंग दी है। ट्रंप का ये तल्ख रिमार्क ऐसे वक्त में आया जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ गर्मजोशी से ज़ाती केमिस्ट्री का भी मुजाहिरा किया। रूसी सदर का हिंदुस्तान का दौरा अमेरिका के लिए एक वाज़ेह पैगाम था। आप देखिए इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहे मुनसिफ टीवी के साथ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर ज़रूरी दरामदात पर नए महसूलात लगाने का इशारा दिया है, जिसमें हिंदुस्तानी चावल और कैनेडियन खाद शामिल हो सकती है। ट्रंप का ये इकदाम अमरीकी किसानों की शिकायत के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने सस्ते गैर मुल्की सामान के जरिए अमरीकी मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मुनक़िदा गोलमेज मीटिंग के दौरान हिंदुस्तान और कनाडा पर नए महसूलात आयद करने का इशारा दिया ताकि महसूलात से मुतासिरा अमरीकी किसानों के लिए $12 बिलियन के इमदादी पैकेज का ऐलान किया जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन दावों की तहकीकात करेगी कि कुछ ममालिक अमरीकी मार्केट में कम कीमत पर चावल की डंपिंग कर रहे हैं। मीटिंग में मौजूद किसानों ने ट्रंप पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए दबाव डाला। उनका मौक़िफ़ था कि बैरून मुल्क से कम कीमत वाले चावल अमरीकी बाजारों पर मनफी असर डाल रहे हैं और मुकामी कीमतों को नीचे धकेल रहे हैं। किसानों की शिकायत पर ट्रंप का रद्द-ए-अमल तल्ख था। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा
कि ऐसा करने वाले मुमालिक धोखा दे रहे हैं और इशारा दिया कि इसके बाद नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि कनाडा से दरामद की जाने वाली खाद भी अगला हदफ हो सकती है, क्योंकि अमरीकी पैदावार को बढ़ाने के लिए सख्त टैरिफ मेज पर हैं। लुजियाना में वाक़ कैनेडी राइस मिल्स की सीईओ मैरिल कैनेडी ने ट्रंप को बताया कि डंपिंग करने वाले सबसे ऊपर मुमालिक में हिंदुस्तान, थाईलैंड और चीन शामिल हैं। कैनेडी ने सदर को बताया कि टैरिफ काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इन्हें दुगना करने की जरूरत है। ट्रंप ने हैरत से पूछा, आप और चाहते हैं? अमरीकी सदर ने किसानों से कहा कि उन्हें डंपिंग नहीं करना चाहिए। उन्होंने फौरी तौर पर ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को हिदायत की कि वो उन ममालिक को लिखें जिनका हवाला किसानों ने गैर मुनसिफाना मुकाबले के जराये के तौर पर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।